आज हम लोग सॉल्यूशन के अंतर्गत कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते किसको हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज होता है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस पे निर्भर करते हैं, इसके नेचर पर निर्भर नहीं करते कि सॉल्यूट की प्रकृति क्या होती है। वैसे सॉल्यूशन को हम लोग नाम या वैसे प्रॉपर्टीज को नाम देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इसको हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ ideal solution which depends upon number of particles of solute। अब ये नंबर ऑफ सॉल्यूट में ये हो सकते हैं, ये आपके हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस हो सकते हैं। डिजॉल्व्स इन डिफिनिट amount of solvent, but it does not depends upon नेचर ऑफ सॉल्यूट। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम नाम देंगे क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। यानी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे निर्भर करते हैं, सॉल्यूट के नेचर पर निर्भर नहीं करते। यदि इन सॉल्यूट को डिफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो ऐसे प्रॉपर्टीज कहलाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएंगे। जैसे मान लो हम लोग एक ये करते हैं, एक सॉल्यूट लेते हैं यूरिया और दूसरा सॉल्यूट मान लो ये हम लेते हैं क्या, ग्लूकोज। अब यूरिया और ग्लूकोज दोनों का नेचर अलग अलग है। ग्लूकोज हमारा कार्बोहाइड्रेट है तो यूरिया हमारा क्या है, एमाइड है। अगर मान लो यूरिया का हम x मोल और ग्लूकोज का भी अगर हम x मोल ही लेते हैं, अगर मान लीजिए दोनों के मोल की संख्या समान है तो सीधा मतलब है कि x मोल में जितना यूरिया के पार्टिकल होंगे उतने ही x मोल में ग्लूकोज के भी पार्टिकल होंगे। और दोनों को अगर हम 100 ग्राम जल में, ये पार्टिकुलर सॉल्वेंट है, इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, तो फिर ये पाते हैं कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे वो क्या होंगे, यूरिया के लिए भी समान होंगे और ग्लूकोज के लिए भी समान होंगे। और वो प्रॉपर्टीज ये इस चीज पर निर्भर नहीं करेगा कि ग्लूकोज की प्रकृति क्या है और यूरिया की प्रकृति क्या है। तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहले का नाम होता है जिसको नाम देते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी अगर मान लो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो अगर 100 ग्राम जल में x मोल यूरिया घुलाए तो जितना वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग होगा, ठीक उतना ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। कब, जब 100 ग्राम जल में हम x ग्राम ग्लूकोज घुलाते हैं। यही हमारा क्या होगा, विशेषता होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। और ये इस पे निर्भर नहीं करेगा कि ग्लूकोज का कैरेक्टर अलग होता है और यूरिया का कैरेक्टर अलग होगा। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है जिसको नाम देते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरे को नाम देते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये होंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा हम लोग यूज करेंगे, ये होगा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो यही 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे। इसके अलावे और भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज संभव हो सकते हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे जिसको नाम देते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम लोग इसके बारे में पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोग एक वीडियो बनाए थे जिसका हेडिंग था वेपर प्रेशर, और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से या वेपर प्रेशर क्या होता है, ये किस कारकों पर निर्भर करते हैं। तो हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर में एक चीज ये भी कहे थे कि अगर किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। तो ये हम देखे थे कि इन केस ऑफ नॉन वोलाटाइल एंड ये भी शब्द जोड़ लेते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, और इस स्थिति में क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये होता था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मान कम होता था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का मान अधिक होता था। तो इसका कारण भी हम लोग देखे थे कि अगर सॉल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल होता है तो ये आसानी से गैसीय अवस्था में नहीं आएगा, और उस समय इसके वेपर प्रेशर या ये कहो कि सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होता है इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होगी, ये हम काउंट नहीं करेंगे। तो वहां पर ये होगा कि जब हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाया तो सॉल्यूशन के सरफेस एरिया में कुछ सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल होंगे और कुछ सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल होंगे, और ये जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये निर्भर करता है किस पर, सरफेस एरिया पर निर्भर करता है। तो यदि सरफेस एरिया अधिक होगा तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन अधिक होंगे और वेपर प्रेशर का मान अधिक होगा। तो जब सॉल्वेंट में हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्वेंट का सरफेस एरिया कम हो जाने के कारण रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाता था, और उस स्थिति में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। तो इस तरह से ये हमेशा क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अधिक होगा। अब इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये तो हम लोग पहले भी देख चुके थे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से कम होता था। दूसरा हमने रॉल्ट्स लॉ में ये भी देखा था कि रॉल्ट्स लॉ हम लोग 2 कंडीशन में देखे थे। एक कंडीशन ये था कि दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट या ये कहो कि दोनों कंपोनेंट हमारा लिक्विड था और वोलाटाइल था, और दूसरा कंडीशन देखे थे कि सॉल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल था और सॉल्वेंट हमारा क्या था, वोलाटाइल था। तो उस स्थिति में जो रॉल्ट्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन आया था ये होता था क्या, ये आता था P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू, ये होता था किसके बराबर, X2, या फिर ये कह सकते थे N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये हमारा होता था रॉल्ट्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो अब देखिए यहाँ ये जो चीज होता है यही इंडिकेट करता है किसको, ये इंडिकेट करता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये देखो किस तरह से P0 ये इंडिकेट होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PS ये इंडिकेट होता है किसको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
हमने ये कहा था कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक होता है। तो अगर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये बताएगा क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज हुआ। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के सापेक्ष डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को अगर काउंट करते हैं तो ये कहलाता है क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ x2 ये इंडिकेट करेगा किस चीज को, ये इंडिकेट करता है ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को इंडिकेट करेगा, और मोल होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और या इसको ये कह लो N2 इंडिकेट करेगा किसको, ये बताएगा मोल ऑफ सॉल्यूट, और N1 बताएगा किसको, ये बताएगा आपका मोल ऑफ सॉल्वेंट को बताएगा। तो यहां सीधा ये कह सकते हो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। लेकिन अभी ये तो नहीं हुआ कि ये किस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो सीधा यही हमारा क्या होता है, फर्स्ट लॉ होगा। फर्स्ट लॉ ये इंडिकेट करेगा या ये कहेगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा क्या होगा, इसका पहला नियम होगा। अब देखिए यहां, अब हमने ये लिखा P0 माइनस PS अपॉन P0, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बराबर होता है N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब देखिए N1 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट था, N2 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या दोनों को अगर मिला देते हो तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट और बराबर को हटा दो तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, और ये होगा P0 माइनस PS अपॉन P0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। अब ये N2 हो गया हमारा क्या, मोल फ्रैक्शन, ये हो जाएगा क्या हमारा, ये इंडिकेट करेगा कि इसको मोल ऑफ सॉल्यूट को इंडिकेट करेगा, और मोल बराबर क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब यहां ये होगा मोल ऑफ सॉल्यूट के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है, और मोल ऑफ सॉल्यूट किस चीज पे निर्भर करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे निर्भर करेगा। इसलिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। अब जब मान लो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो सीधा इसका मतलब है कि ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स या ये कहो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर निर्भर करेंगे, इसके नेचर पर निर्भर नहीं करेगा। तो अगर हम लोग अलग अलग सॉल्यूट का सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, समान होंगे, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ये समान हो जाएगा। और इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, सेकंड लॉ कहते हैं। तो इसको ये कह सकते हो कि इफ सेम मोल ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट, same mole of different solute dissolves in same moles of particular solvent causes same relative lowering of vapor pressure,
सेम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो ये नियम भी हमारा क्या होगा, सही होगा। यानी अगर अलग अलग सॉल्यूट का समान मोल किसी निश्चित मात्रा के सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए तो दोनों का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ये सेम होगा। तो इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, या ये कहो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ 6 ग्राम यूरिया और 18 ग्राम ग्लूकोज dissolves in same, या ये कहो dissolves in 100 ग्राम वाटर causes same relative lowering of vapor pressure, same relative lowering of vapor pressure। यह कहता है कि हम दो सॉल्यूशन बनाते हैं, एक सॉल्यूशन यूरिया का है और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, ग्लूकोज का है। यूरिया करते हैं क्या, 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम जल में मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं, और दूसरा ये है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को अगर हम 100 ग्राम सॉल्वेंट या जल में घुलाकर सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। तो चूंकि सॉल्यूट हमारा अलग अलग है, लेकिन 6 ग्राम यूरिया का जितना मोल होगा उतना ही मोल क्या होगा, 18 ग्राम ग्लूकोज का होगा, और इसको पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये कहेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दोनों स्थिति में क्या होंगे, ये समान होंगे। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को ये बनाकर देख लेते हैं। हमने दो सॉल्यूशन बनाया या दो सॉल्यूशन लिया। एक सॉल्यूशन क्या था, देखो एक था हमारा क्या, यूरिया का सॉल्यूशन ली, और दूसरा हमने लिया क्या, ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस PS बाई P0, ये बराबर होगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 ये होगा मोल ऑफ यूरिया, N1 हो जाएगा मोल ऑफ वाटर। इसके केस में भी हो जाएंगे P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब देखिए N2 क्या था, मोल ऑफ यूरिया। मोल बराबर होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। यूरिया का वेट होता है कितना, 6, मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना, 60। अब N1 क्या था, मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा क्या था, जल। मास था कितना, 100। जल का मॉलिक्यूलर वेट हो गया कितना, 18। N2 हो गया हमारा 6 अपॉन 60। ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 100 बाई 18 प्लस 0.1, ये हो जाएंगे P0 माइनस PS अपॉन P0। ठीक है। अब इसके केस में देखो N2 हो जाएगा, इस बार सॉल्यूट हो गया हमारा क्या, ग्लूकोज, ये हो गया 18। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना, 180। सॉल्वेंट हमारा सेम था 100 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O होगा कितना, 18 प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया 18 अपॉन 180। ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो ये भी हो जाएगा आपका 0.1 प्लस 100 बटा 18 प्लस 0.1, ये हो गया P0 माइनस PS अपॉन P0। ये होता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मान किसके लिए, यूरिया सॉल्यूशन के लिए। यदि 100 ग्राम जल में 6 ग्राम यूरिया घुलाते हैं, और ये हो गया कितना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ग्लूकोज के लिए यदि 100 ग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज घुलाते हैं। दोनों सॉल्यूट अलग अलग है, दोनों की मात्रा अलग अलग है, लेकिन दोनों के मोल्स क्या है, समान है। तो जब दोनों के मोल समान है तो ये रिलेटिव लोअरिंग
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समान होगा। अब इस तरह से ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का दूसरा लॉ होता है। अब ये देखते हैं कि इससे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट किस तरह से ज्ञात करते हैं। अब ये देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट किस तरह से ज्ञात करते हैं। हमने अभी देखा था P0 बाई PS अपॉन P0 इक्वल टू ये होगा N2 प्लस N1 प्लस N2। ये था मोल ऑफ सॉल्यूट, ये था मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल बराबर होता था क्या, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए हम इसको इस तरह से लिख देते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0, ये होगा W1 बाई M1 अपॉन W2 बाई M2 प्लस W1 बाई M1। देखो यहाँ ये इंडिकेशन है, W1 किस चीज को इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा वेट ऑफ सॉल्यूट को, M1 इंडिकेट करेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को, और ये होगा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये हो जाएगा मोल। पुनः W2 ये इंडिकेट करेगा किसको, वेट ऑफ सॉल्वेंट को, और M2 इंडिकेट करेगा किसको, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को इंडिकेट करेगा। तो ये हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। अब ये हम लोग जानते हैं कि ये जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे ये निर्भर करेंगे किस चीज पर, आइडियल सॉल्यूशन पर लागू होते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने ये कहा था कि कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होते। जब इनका कंसंट्रेशन कम होता है, सांद्रण काफी कम होगा, तो उस समय ये नियरली आइडियल बिहेव करेंगे। तो जब सॉल्यूशन का सांद्रण कम होता है, तो सांद्रण कम का मतलब क्या हो गया कि इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, अधिक, सब कम होंगे। तो जब मोल ऑफ सॉल्यूट, या ये कहो कि मोल ऑफ सॉल्यूट जो होंगे इसकी मात्रा कम होती है किसके अपेक्षा, मोल ऑफ सॉल्वेंट के अपेक्षा, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट की अपेक्षा मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये कह सकते हो कि मोल ऑफ सॉल्यूट इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल, ये हो जाएगा नेग्लिजिबल। सो ये आ जाएगा आपका उस स्थिति में W2 बाई M2 प्लस W1 बाई M1, ये नियरली इक्वल हो जाएगा किसके, W2 बाई M2 के। और अब ये हो जाएंगे आपके P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर ये होगा W1 बाई M1 बटा W2 बाई M2। और इसको इस तरह से लिख सकते हो P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर ये हो गया W1 बाई W2 W1 बाई M1 इंटू M2 बाई W2। अब यहाँ M1 हमारा क्या होता है, ये हो गया M1 हो गया क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। M1 हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और इस तरह से इस सूत्र के सहायता से हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ज्ञात कर लेते हैं। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट किस तरह से ज्ञात करते हैं। इसको एप्लीकेबल करते हैं एक न्यूमेरिकल के सहायता से कि किस तरह से हम इसको एप्लीकेबल करेंगे। क्वेश्चन ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर
at certain temperature is 0.850 bar. A non-volatile solute weight 0.5 gram is added to 39.0 ग्राम बेंजीन। इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 78 ग्राम मोल इनवर्स। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये है 0.845 बार। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। देखिए इससे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट याद करेंगे। ये कहता है कि सॉल्वेंट हमारा क्या है, बेंजीन है। बेंजीन का, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर का मान दिया हुआ है इतना। तो प्योर सॉल्वेंट को हम इंडिकेट करते थे, याद करो, P0 से। ये होगा 0.850 बार। ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वेट 0.5 ग्राम। देखिए W1 ये था हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया 0.5 ग्राम। M1 हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यही हमारा क्या है, सॉल्यूट है। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या करना है, ज्ञात करना है। अब 0.5 ग्राम सॉलिड या सॉल्यूट को हमने डाला है 39.0 ग्राम बेंजीन में। तो W2 हो गया कितना, ये हो गया आपका 39 ग्राम। अब ये है हमारा क्या, इसका मान लो M2 कितना हो जाएगा। बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रहा है, 78। सॉल्यूशन हो जा रहा है कितना, 0.845 बार। अब ये कहता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। सूत्र हमारा था, देखो, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर, ये था, याद करो, W1 बाई M1 इंटू M2 बाई W2। अब देखिए P0 का मान कितना है, 0.850। PS हो गया कितना, 0.845, सारे मान रख दो, अपॉन 0.850 इक्वल टू W1 हो गया कितना, 0.5। M1 का मान कैलकुलेट करना है। M2 हो गया कितना हमारा, ये हो गया M2 हो गया 78 और W2 हो जाएगा कितना, M2 हो गया 78, W2 हो गया कितना हमारा 39। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो M1 का मान आ जाएगा कितना, 170 ग्राम पर मोल इनवर्स। यानी जो सॉलिड नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस थे, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 170। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या कर सकते हैं, ये ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका एक एक्सपेरिमेंटल मेथड देखते हैं जिसका नाम है ओस्टवाल्ड एंड वाकर मेथड। इससे हम लोग किस तरह से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं, तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि किस तरह से एक्सपेरिमेंटली इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो ये होगा, इसका हेडिंग ये ले लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो मेथड है इसका नाम होता है ओस्टवाल्ड एंड वाकर मेथड। अब देखो इस मेथड में हम लोग करते क्या है, देखिए इसके लिए हम एक एपरेटस बना रहे हैं। ये बल्ब के तरह से ये बने होते हैं,
ये बल्ब के तरह से जो होगा ये बने होते हैं। इस बल्ब में आपका क्या होगा, ये एक पहला बल्ब होगा। इस बल्ब में रहते हैं क्या, सॉल्यूशन भरे रहते हैं। फिर अब यही एक अन्य बल्ब से भी कनेक्ट रहेंगे। ये एक अन्य बल्ब से भी जो होगा ये कनेक्ट रहेंगे और इस बल्ब में सॉल्वेंट रहेंगे, सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि इसमें क्या होंगे, ये सॉल्वेंट रहेंगे। अब ये जो आउटगोइंग है ये एक अन्य एपैरेटस में डिसॉल्व होगा या नली में डूबा होगा और इसमें रहते हैं क्या, इसमें हमने डाल दिया एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और यहां से एयर निकल गया। अब इससे करते हैं क्या, ड्राई एयर हम लोग क्या करेंगे, ये प्रवाहित करेंगे। अब देखिए इस बल्ब का भी वेट ज्ञात रहता है, इस बल्ब का भी वेट ज्ञात रहता है और इस बल्ब का भी वेट पहले से ज्ञात होगा। अब जब ड्राई एयर इससे होकर सॉल्यूशन के कंपार्टमेंट में चलेगा, तो जब सॉल्यूशन के कंपार्टमेंट में चलेगा, एयर हमारा क्या है, ड्राई है, तो इसके जो गैसियस मॉलिक्यूल है इसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब इसके गैसियस मॉलिक्यूल को, सारे गैसियस मॉलिक्यूल को ड्राई एयर अगर एब्जॉर्ब कर देगा तो इस बल्ब के मास में क्या हो जाएगा, ये कमी हो जाएगा। तो इस बल्ब के मास में जो भी कमी होता है ये प्रोपोर्शनेट किसके हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। क्योंकि ये चैम्बर किसका था, इसमें जो भी गैसीय मॉलिक्यूल होंगे ये सारे गैसीय मॉलिक्यूल किसके होंगे, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को क्या करता है, ये मेजर करेगा, या इसके लिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, ये रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो जब यहां से एयर इसमें प्रवाहित करेगा तो सीधा पहला तो ये कह सकते हो कि लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन बल्ब, ठीक है, इसको मान लो हम W1 से इंडिकेट करते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इसके बाद फिर एयर यहां से क्या होगा, ये बढ़ेगा। अब जब ये यहां से बढ़ेगा तो फिर ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, तो कुछ न कुछ यहाँ सॉल्वेंट के भी क्या होंगे, गैसीय मॉलिक्यूल होंगे, इसको भी क्या करेगा, एयर एब्जॉर्ब करेगा। और जब इसको एब्जॉर्ब करेगा तो इस बल्ब में भी क्या होते हैं, इसके भी मास में कमी होगा। तो जो इसके मास में कमी होगा वो किसके प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या ये कहिए कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो दूसरा ये हो जाएगा कि लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब। अब देखो सॉल्वेंट जो थे इसको मान लो W2, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है, तो सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन को घटा दोगे तो ये क्या होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के क्या होगा, प्रोपोर्शनेट होगा। तो ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या इसको इस तरह से लिख सकते हो P0 माइनस PS के प्रोपोर्शनेट होगा। अब ये गैस क्या होगा, यहां से यहां आएगा। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ये हमारा क्या होता है, ये हाइड्रोस्कोपिक होता है, जल के अणु का अवशोषण करेगा। यहाँ हमारा सॉल्वेंट क्या था, H2O था। अगर मान लो सॉल्वेंट बदलता है तो यहाँ पर एड्जॉर्बेंट के रूप में अलग अलग चीज यूज कर सकते हो। जैसे मान लो किसी सॉल्वेंट के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कर सकते हैं, कभी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का यूज कर सकते हैं, तो कभी ये
कौन सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर सकते हैं। अगर हमारा सॉल्वेंट H2O है तो इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड का यूज कर लेंगे। अब ये करेंगे क्या कि अब सारा का सारा गैस जो होगा ये इसमें आएगा, तो सारे वाटर के मॉलिक्यूल कैल्शियम क्लोराइड से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर ड्राई एयर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस कंपार्टमेंट में इसके वेट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो ये हो जाएगा, जब वेट में इंक्रीज होगा तो ये कह सकते हो इंक्रीज इन बल्क ऑफ CaCl2, ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा किसके, P0 के, या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। अब मान लो इस दोनों को जोड़ लो, अगर इस दोनों को जोड़ देते हैं तो ये अगर निकाल लो कि लॉस ऑफ वेट ऑफ बोथ कंपार्टमेंट, ये देखिए ये किसके प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, पहले कंपोनेंट में क्या हो गया PS, दूसरे में कितना था P0 माइनस PS, इसको सॉल्व करोगे तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा किसके, P0 के प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। अब इसको देखो एप्लीकेबल करते हैं, इसको अगर एप्लीकेबल करोगे तो ये हमारा था क्या, P0 माइनस PS बाई P0 बराबर, ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर मान लीजिए ये हो गया N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। अगर मॉलिकुलर वेट के लिए निकालते हो तो W1 बाई M1 इंटू M2 बाई W2, ठीक, और ये बराबर किसके हो जाएगा, P0 माइनस PS, ये किसके बराबर था, लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्क, ये हो जाएगा, ये बराबर होगा कि लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्क बटा, ये हो जाएगा P0 किसके बराबर, या होगा कि ये कह सकते हो कि लॉस ऑफ वेट ऑफ बोथ कंपार्टमेंट, या बोथ बल्ब कर सकते हो, बोथ बल्ब कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि इंक्रीज इन मास ऑफ, इसको नाम देते हैं क्या, प्रोटेक्टिंग बल्ब कहते हैं। तो इंक्रीज इन मास ऑफ प्रोटेक्टिंग बल्ब, ये भी प्रोपोर्शनेट होता है किसके, P0 के। तो ये कह सकते हो अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ बोथ बल्ब, और ये क्या कह सकते हैं, इंक्रीज इन मास ऑफ प्रोटेक्टिंग बल्ब। अब कोई भी मान दिया हो, अब इसके सहायता से अगर मान लीजिए लॉस ऑफ वेट ऑफ ये सॉल्यूशन बल्ब, या लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब, या फिर ये कह सकते हो इंक्रीज इन वेट या मास ऑफ प्रोटेक्टिंग बल्ब, ये वैल्यू दिया रहे तो हम आसानी से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इस प्रोसेस को नाम देते हैं ओस्टवाल्ड एंड वाकर मेथड कहते हैं। अब हम लोग इस पर कि किस तरह से इसको एप्लीकेबल करते हैं, न्यूमेरिकल के सहायता से इसको हम लोग देख ले रहे हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इस मेथड को देखो किस तरह से एप्लीकेबल करते हैं। ये एप्लीकेबल एक एक्सपेरिमेंटल डाटा कह सकते हो या फिर न्यूमेरिकल कह सकते हो, इसके सहायता से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, इसका क्वेश्चन ये है कि ए करंट ऑफ ड्राई एयर, एक current of dry air was passed through a solution, was passed through a solution of 2.5 gram of a non-volatile
solute X in 100 gram of water, the loss of weight of former यानी पहला was 1.25 gram and later was 0.05 ग्राम। अब ये कहता है कि कैलकुलेट पहला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा ये कहता है कि कैलकुलेट कीजिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो ये तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट ओस्टवाल्ड एंड वाकर मेथड पर था। ये कहता है कि एक सॉल्यूशन है जिसका निर्माण 2.5 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को अगर 100 ग्राम जल में घुलाते हैं और इस सॉल्यूशन में अगर ड्राई एयर प्रवाहित करते हैं तो पहले बल्ब में लॉस ऑफ मास होता है 1.25 ग्राम और बाद वाले बल्ब में मास में लॉस होता है कितना 0.05 ग्राम। तो अब ये कहता है कि आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बताइए और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताइए। अभी हमने देखा था, देखो ये था हमारा P0 माइनस PS अपॉन P0, ये बराबर किसके होता था, ये बराबर होता था, ये हो गया X2 या ये सीधा ले लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये बराबर किसके हो जाता था, ऊपर था P0 माइनस PS, ये इंडिकेट करता था किसको, लॉस ऑफ मास ऑफ सेकेंड, या ये कहो कि लेटर बल्ब, ठीक, इसको इंडिकेट करता था लॉस ऑफ मास ऑफ लेटर बल्ब दूसरे वाले पे। और P0 ये इंडिकेट करता था किसको, ये इंडिकेट करता था, याद करो, कि लॉस ऑफ मास ऑफ बोथ बल्ब या फिर इंक्रीज इन मास ऑफ प्रोटेक्टिंग बल्ब। अब देखिए ये हो गया कितना, दूसरे बल्ब में ये आ रहा था 0.05 और दो लॉस ऑफ मास इन बोथ बल्ब, तो पहले बल्ब में कितना था, ये था 1.25 और दूसरे में था 0.05 और ये बराबर हो जाएगा किसके, N2 अपॉन N1 प्लस N2 के, और यही था हमारा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो जाएगा इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.0385, ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो ये हो गया हमारा क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए ये भी तो था P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर ये था W1 बाई M1 इंटू M2 बाई W2, ये हो जाता था क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाता था क्या 1 अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। इसका मान देखो अभी आ गया था कितना, 0.0385 बराबर W1 हमारा था क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये है 2.5, मॉलिक्यूलर वेट याद करना है, इनटू M2 हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, जल हमारा था, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया कितना 18, W2 हो गया कितना 100, क्योंकि यहाँ 100 ग्राम वाटर लिए हैं। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो M1 का मान कितना आ जाएगा, M1 का सॉल्व करोगे तो 11.7 ग्राम
पर मोल। तो ये जो सॉलिड सब्सटेंस थे या नन वोलाटाइल नन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट थे, इनका मास हो जाएगा कितना 11.7 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग ओस्टवाल्ड एंड वाकर मेथड के सहायता से भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा जिसको हम नाम देते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।